हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 1 हम देख रहे हैं रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में जो आज हम शुरू करने वाले हैं, तो हम इसमें पूरी थ्योरी कवर करेंगे और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, हम पूरा मैथमेटिक्स क्लास 10th लेवल का कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारा ऐप है जेनू मोबाइल ऐप। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, आप इस पे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसमें आपको फ्री नोट्स भी मिलते हैं, वीडियो क्लासेस भी मिलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलते हैं। तो आप आज ही जेनू मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है, अपने प्ले स्टोर से जाके आप जेनू मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, याद कर लेते हैं जो पिछले क्लास 9th में क्या पढ़ा था। बस एक मिनट जल्दी से हम देख लेते हैं कि नंबर्स कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या, जो 1 2 3 ऐसे करके जो आगे बढ़ते जा रहे हों उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या जीरो आता है नेचुरल नंबर में? नहीं, जीरो नहीं आता। ये मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, जीरो जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1 से ये आगे बढ़ते जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देख सकते हैं कि होल नंबर्स आते हैं जो कि जीरो से शुरू होता है। ठीक है, तो जीरो से ये बढ़ता जाता है, फिर वही जीरो के बाद 1 2 3। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स किसी में भी डेसिमल के नंबर्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए होल नंबर्स। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, इंटीजर्स देखते हैं। तो ये इंटीजर्स हो गए हमारे। तो इंटीजर्स में बेसिकली क्या है कि ये जीरो से लेफ्ट साइड भी बढ़ते जाते हैं और राइट साइड भी बढ़ते जाते हैं। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में क्या था कि ये सिर्फ राइट साइड, दाएं दाएं साइड बढ़ते जाते थे। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से राइट साइड बढ़ता जाता था, होल नंबर 0 से राइट साइड बढ़ता जाता था। लेकिन इंटीजर्स 0 के लेफ्ट भी बढ़ते जाते हैं और 0 के राइट में भी बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? कोई से भी नंबर जो कि हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, और दोनों p जो ऊपर है और नीचे q जो है, वेयर p एंड q दोनों जो है इंटीजर्स हो। ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, और q जो है जीरो के इक्वल ना हो, नीचे वाला जो है वो जीरो के इक्वल ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं रैशनल नंबर्स के। ठीक है, जैसे 3/4 हुआ। तो जैसे कि ये हम देख सकते हैं 3/4 ये क्यों हुआ रैशनल नंबर? क्योंकि ऊपर p जो है p3 है इस केस में, और q नीचे जो है 4, वो भी इंटीजर है। तो मतलब ऊपर नीचे दोनों इंटीजर है। हाँ भाई, दोनों इंटीजर है। और नीचे वाला जो है वो जीरो को इक्वल नहीं है। बस ये चीज चेक करनी होती है। अगर कोई भी नंबर हम इस तरीके से लिख पा रहे हों तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। अब हम -87/32 देखेंगे, क्या ये है रैशनल नंबर? हाँ जी, बिल्कुल है। हम -87/32 को हम अगर कंपेयर करेंगे तो p जो है वो -87 हो गया। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो -87 जो कि एक इंटीजर है, और नीचे जो 32 है वो भी एक इंटीजर है और जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। तो ये सारी बातें फुलफिल कर रहा है ना? हाँ, तो ठीक है, ये भी एक इंटीजर है। अब क्या 43, तो ये -87/32 भी रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या 43 रैशनल नंबर है क्या। 43 ऊपर तो p जो है 43 के बराबर है, लेकिन नीचे अगर नीचे कुछ नहीं होता तो मतलब हम डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं। तो इसमें q जो है नीचे जो है डिनोमिनेटर जो है वो 1 है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि p ऊपर का 43 हो गया जो कि इंटीजर है, और नीचे जो है डिनोमिनेटर नीचे जो है q वो 1 हो गया, वो भी एक इंटीजर है। तो इसलिए वो इस फॉर्म में हो गया ना, तो इसलिए 43 भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये तीनों जो नंबर्स हैं 3/4,
-87/32 और 43, ये तीनों के तीनों जो है ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हो और जो कि ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटीजर हो रहा हो और नीचे वाला जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो रहा है। तो ये पूरी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं ये तीनों नंबर्स, तो इसलिए तीनों जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या 1.2 रैशनल नंबर है या नहीं। आइए ये देखते हैं। तो हम 1.2 को, हमें मालूम है हम 1.2 को 12/10 लिख सकते हैं। अब देखिए बात क्या है कि 1.2 सीधा अगर हम एकदम से देखेंगे तो वो तो p/q फॉर्म में नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर हम इसको किसी तरह कन्वर्ट भी अगर कर पा रहे हो तो वो भी रैशनल नंबर होता है, ठीक है। 1.2 एकदम सामने से, आंखों के सामने से दिखने में ऐसे p/q फॉर्म की तरह नहीं दिख रहा हमें, लेकिन हम अगर थोड़ी सी मैथ्स करेंगे 1.2 को लिखेंगे 12/10 और फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 12 और 2 इंटू 5 10 होता है। तो इसलिए दो कॉमन फैक्टर जो है ऊपर और नीचे दोनों से हम काटेंगे तो 6/5 बच जाएगा। तो ये जो हमें मिला 6/5, ये हम देख पा रहे हैं कि ये p/q फॉर्म में है, जो कि ऊपर न्यूमरेटर दोनों, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और नीचे जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो क्योंकि 1.2 सामने से दिखने में p/q फॉर्म में नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो फिर भी ऐसा नंबर रैशनल नंबर ही होता है। यस, इट इज अ रैशनल नंबर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। अब इसके आगे होता है इर्रेशनल नंबर्स, तो आइए वो हम देखते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या हो गया, जो कि p/q फॉर्म में नहीं हम लिख पा रहे हों, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड या विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या हो रहा था कि हम तो लिख पा रहे थे ना, इसमें कैन था, इसमें कैन नॉट है, ठीक है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स के। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पाई हुआ, √2 हुआ, ठीक है। ये हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये कैन नॉट बी रिटन या कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। तो लेकिन आप स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि पाई को तो हम 22/7 तो लिखते हैं, ठीक है, तो पाई तो इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो पाई तो फिर रैशनल नंबर होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन नहीं, पाई जो है, पाई की जो 22/7 वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। ये मैं डिटेल में लिख के आपको बताता हूँ। तो पाई जो हम 22/7 लिखते आ रहे हैं, तो वो तो भाई इस फॉर्म में दिख रहा है, वो तो भाई रैशनल नंबर होना चाहिए। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा, पाई की जो हम ये 22/7 वैल्यू लिखते हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, ठीक है। इन रियलिटी पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, ठीक है। तो पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये इसमें ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई पाई तो रैशनल नंबर की तरह p/q फॉर्म में लिखा जा रहा हो, लेकिन नहीं, वो हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं हमेशा। तो पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू p/q फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, कैन नॉट, नहीं लिखी जा सकती। आइए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि जो से भी नंबर्स जो कि रैशनल नंबर्स नहीं होते वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अभी के लिए क्लास 10th के लेवल के लिए ये इतना जानना सफिशिएंट होगा, ठीक है। जो नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। अब मैं आपसे और क्वेश्चन पूछता हूं कि अभी तक हमने जो पढ़ा, क्या नेचुरल नंबर्स
रैशनल नंबर्स हैं क्या? ये आप थोड़ी देर सोचिए। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि कोई सा भी हम नेचुरल नंबर लेंगे, मान लीजिए 3 लेते हैं, तो 3 को क्या हम पी बाई क्यू फॉर्म की तरह लिख पा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सक पाते हैं। 3 को हम 3/1 लिख देंगे, तो पी जो है वो 3 हो गया, क्यू जो है वो 1 हो गया। हाँ भाई, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ऊपर नीचे दोनों इंटीजर और क्यू नीचे का 0 नहीं है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर मैं ये चीज इंटीजर से पूछूं तो हाँ भाई, सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इसको और थोड़ा देखते हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा। कोई सा भी हम नेचुरल नंबर उठा ले, 3, 4, 10, 100, 99, कोई सा भी उठा ले नेचुरल नंबर, वो होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं ना। तो इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स होते हैं, और जितने भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स होते हैं, और जितने भी इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा नंबर आता है। तो नेक्स्ट है रियल नंबर्स। हम अगर रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन करके अगर बात करें तो वो रियल नंबर्स होते हैं। मतलब कोई सा भी नंबर जो है वो रियल नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ नए टॉपिक्स देखते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो हम इससे स्टार्ट करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। अब देखिए, लेमा जो है ना, ये एक मतलब एक कंसेप्ट है, और इसकी हेल्प से हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ये बस डिवीजन के बारे में बताता है। ठीक है, तो आइए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए हम अगर 7/3 करते हैं, मान लीजिए 7 ऊपर 3 नीचे, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, है ना, रफ कॉलम में करने के लिए। तो हम देखते हैं कि 3 का टेबल हम पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि 7 हम करीब कितने से कितने करीब पहुंच पा रहे हैं। तो 3 × 1 3 होता है, 3 × 2 6 होता है, तो 2 आया, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। और क्योंकि हम 3 से 7 को डायरेक्टली हम नहीं कर सकते ना, डिवाइड नहीं कर सकते, तो सबसे करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो 3 × 2 6 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 3 × 2 6 हमने लिख दिया। अब 7 - 6 हम लोग करते हैं, ये मैं नॉर्मल डिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ नहीं है, यूक्लिड डिवीजन लेमा बस एक नॉर्मल डिवीजन के बारे में हमें बताता है। ठीक है, ठीक है, तो 7 - 6 किया हमने, तो देखा 1 बच गया। अब जो है ये 1 जो आया, अब ये 1 जो है ये 3 से छोटा हो गया। अब 3 का हम कोई भी टेबल पढ़ेंगे तो वो तो भाई 3 से बड़ा ही होता जाएगा ना। तो ये जब छोटा आ जाता है यहाँ पे, तो ये इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, ये रिमेन हो गया। ठीक है, तो ये जो है रिमाइंडर कहलाता है। और 2 जो है उसे हम कोशेंट कहते हैं, कोशेंट। ठीक है, और 7 जो है वो डिवीजर कहलाता है। ठीक है, 7 जो है डिविडेंड कहलाता है, और 3 जो है वो डिवीजर कहलाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये 2 जो आंसर आया ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, और 1 जो लास्ट में बच गया वो रिमाइंडर हुआ, क्योंकि ये रिमेन हो गया ना, रिमेन एट लास्ट, तो इसी से वर्ड बना है रिमाइंडर। ठीक है, और 3 जो है वो डिवीजर हो गया। जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में उसे डिवीजर कहते हैं, और जो ऊपर होता है उसे डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 7 जो है, ये 7 हमारा यहाँ पे ये डिविडेंड है और ये डिवीजर है। तो ये जो है ये हमने नॉर्मल डिवीजन करी। ठीक है, तो ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये कुछ नहीं, ये रिमाइंडर, क्वोशिएंट, डिविडेंड और डिवीजर, इन चारों के बीच का रिलेशन है ये बस। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या देखा
कि 3 को 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है और 6 में 1 जोड़ना पड़ेगा, तब हम 7 ला पाएंगे। ठीक है, तो 7 जो है वो 7 इज इक्वल टू 3 येरा इंटू 2 येरा प्लस 1 जो है रिमाइंडर जो कि ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर हम लिखें इन वर्ड्स लिखें तो 7 जो है वो हमारा डिविडेंड था। ठीक है, इज इक्वल टू 3 जो था हमारा ये 3 डिविजर था। ठीक है, इंटू क्वोशंट 2 जो है वो क्वोशंट था हमारा प्लस 1, और 1 जो लास्ट में बचा था वो रिमाइंडर था। ठीक है, कुछ नहीं, बस यही चीज है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में बता दिया। ठीक है, एक बिल्कुल रियल एग्जाम्पल करके बता दिया, ताकि आपको मतलब एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, कॉमन सेंस है। ठीक है, अब हम अगर डिविडेंड को अगर हम बी लिखें, ठीक है, कोई भी हम वो मान सकते हैं वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, डिविडेंड को हम अगर ए लिखें ए, ठीक है, और डिवीजर को अगर हम बी माने और क्वोशंट को क्यू माने, ठीक है, और रिमाइंडर जो है रिमाइंडर को हम अगर आर माने, तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड ए इज इक्वल टू डिवीजर जो कि यह है बी इंटू क्वोशंट क्यू प्लस रिमाइंडर आर। ठीक है, तो आइए मैं इस चीज को लिखता हूं। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, ए इज इक्वल टू डिविडेंड हो गया ए, डिवीजर हो गया बी, क्वोशंट होगा क्यू, रिमाइंडर हो गया आर। ठीक है, तो ये तो मैंने इस एग्जाम्पल डिवीजन के लिए करके दिखा दिया। ये तो आप कोई भी डिवीजन आप करेंगे तो आपको ये सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने इन चारों के बीच का रिलेशन देख लिया, डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशंट और रिमाइंडर। ठीक है, इसमें बस एक चीज और मुझे लिखनी है कि जो लास्ट में जो रिमाइंडर आता है वो जो है डिवीजर से छोटा होता है। ठीक है, ये भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जो रिमाइंडर आता है लास्ट में, ये जो है ना रिमाइंडर, हम रिमाइंडर के बाद हम आगे डिवाइड नहीं कर पाए, क्योंकि भैया ये तो खुद 3 से ही कम हो गया। अब 3 का मैं कितना भी टेबल पढ़ूंगा वो तो 3 के बड़ा ही आना है, वो तो 1 से कैसे वो डिवाइड कर पाएगा। तो जब ये जो नीचे वाली चीज ये 3 से जब छोटी आ जाती है, इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो ये जो चीज होती है ये डिवीजर से हमेशा छोटी रहेगी, इधर लेस देन साइन रहेगा, और ये 0 या 0 से बड़ी रहेगी। ठीक है, 0 अगर हो गई, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि 3 ने परफेक्टली डिविडेंड को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये जो मैंने जो पूरा लिखा है इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में दो चीजें हैं, एक तो ये रिलेशन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, जो कि ये इक्वेशन है, और दूसरा रिमाइंडर के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं एक फॉर्मूली लिख देता हूँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ फॉर्मली इस थ्योरम को लिख दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा को। ठीक है, कि हमारे पास जब ए और बी हो, ए जो कि डिविडेंड है, जो कि ये बड़ा नंबर होता है, और बी जो है डिवीजर है, जो कि ये बाहर छोटा नंबर होता है, डिनोमिनेटर में जो आता है। ठीक है, तब हमारे पास क्वोशंट और रिमाइंडर होता है जो कि ये रिलेशन को फुलफिल कर रहे हो, जो कि हमने ये एक एग्जांपल से अभी देख लिया, साफ साफ सीधा सीधा। और इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये रिलेशन और फिर दूसरा रिमाइंडर के बारे में। रिमाइंडर जो है वो डिवीजर से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हाँ भाई 1 जो है वो रिमाइंडर वो 3 से छोटा आ रहा है। हाँ, तो भैया ये भी चीज फुलफिल हो रही है, ये भी चीज फुलफिल हो रही है। तो ठीक है, ये बस एक नॉर्मल डिवीजन के बारे में है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो अभी जस्ट हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा, उसकी मदद से हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, और सब्सक्राइब करने से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।